दर्जा हासिल है। लेकिन चर्चिल और उनसे पहले के ब्रिटिश शासकों ने कभी भी भारत की कोई परवाह नहीं की। ये लोग न सिर्फ भारत के लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, बल्कि इन्हीं की दमनकारी नीतियों की वजह से भारत आज भी एक विकासशील देश बना हुआ है। करीब 173 वर्षों के दौरान ब्रिटेन ने भारत के करीब 3,400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए थे। ये रकम अमेरिका की आज की अर्थव्यवस्था से दुगनी और खुद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की 17 गुना है। लेकिन भारत के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी ब्रिटिश राज का यह सच दुनिया को नहीं बताया, आपको नहीं बताया, बल्कि ये इतिहासकार और लेखक चर्चिल जैसे नेताओं की तारीफ करते रहे। लेकिन अब खुद ब्रिटेन में इन दमनकारी नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में उन लोगों की मूर्तियां अब तोड़ी जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, जिन्होंने लोगों को गुलाम बनाया था और उनका शोषण किया था। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रिटिश राज से जुड़े प्रतीक चिन्ह सिर्फ हमें गुलामी की याद दिलाते हैं और क्यों भारत में भी इन्हें बिना कोई देर किए हटा देना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल होने वाले 35% सैनिक कैसे मजबूरी में अपनी सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। चीन में हर नागरिक के लिए 2 साल की सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। यानी चीन में ज्यादातर लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती होकर अपनी झूठी देशभक्ति का परिचय देना पड़ता है। यह चीन के लोगों की मजबूरी है, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें 8 तरह की कठोर सजाएं दी जाती हैं। इनमें सार्वजनिक रूप से बदनामी और बहिष्कार भी शामिल है। इसलिए आज हम चीन के 35% मजबूर सैनिकों का 100% सटीक विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम आपको मुंबई का हाल बताएंगे। कोरोना वायरस के मामले में मुंबई ने अब चीन के शहर वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है और मुंबई में कभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण से बाहर हो सकता है। लेकिन इस बीच मुंबई में ही मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक नई मिसाल पेश की है। यानी जो काम बड़े बड़े महानगर नहीं कर पाए, वो काम झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों ने कर दिखाया। इसलिए इसके बारे में भी आज आपको जरूर जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल को पता होना चाहिए कि चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ट्विटर पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सबूत मांगे थे। ऐसे में क्यों न उनकी राजनीतिक समझ पर बहस हो। कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी, तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे, बहुत जरूरी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर चीन की कहानियां आएंगी तो कांग्रेस ने कैसे मामले को संभाला था वो भी सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आज फिर 5 आतंकी मार गिराए। आतंकियों से मुठभेड़ शोपियां के सुग्गू हेंथामा इलाके में आज सुबह शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेरा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों को सरेंडर का मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी। मारे गए 5 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से जुड़े थे। At around 0700 hours, a terrorist moved closer to the cordon and lobbed a grenade and brought down heavy volume of fire on the stop in the cordon. His attempt was prevented by the alert troops and he was neutralized at 0700 hours. कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ इस साल की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। लगातार 3 दिन शोपियां में ही मुठभेड़ हुई, जिनमें 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों में 3 हिजबुल के एरिया कमांडर भी हैं। तीनों ही मुठभेड़ों के बाद बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चुशुल में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा पर आमने सामने तैनात सैनिकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अलग अलग जगहों से सैनिकों और भारी हथियारों को अप्रैल की स्थिति में ले जाने पर भी लंबी बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता जल्द होने की संभावना है। इससे पहले चीन की तरफ से दावा किया गया कि भारत के साथ साथ वो भी सीमा पर हालात सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर चुका है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि
हाल में चीन और भारत के बीच कूटनीतिक और सैन्य माध्यम से सीमा पर स्थिति के बारे में प्रभावी बातचीत हुई और सकारात्मक सहमति बनी। सीमा पर स्थिति सहज बनाने के लिए दोनों देश आपस में बनी सहमति के आधार पर कदम उठा रहे हैं। भारत और चीन के बीच 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। शोपियां में आतंकियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी है। आतंकियों ने शोपियां के पिंजूरा से कल रात युवक का अपहरण किया और उसकी हत्या से पहले उसे टॉर्चर भी किया। पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है। युवक का नाम तारिक अहमद पॉल है। वहीं अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या करने वाले आतंकियों का अब तक पता नहीं चला है। हालांकि अजय पंडिता की बेटी ने हत्यारों को कायर बताते हुए कहा है कि अगर सेना और सरकार बदला नहीं लेती तो वो खुद बदला लेंगी। गलती से मेरे हत्थे लग गए ना, तुम लोगों को कैसे मारूंगी ना, किस तरीके से मारूंगी, और हिम्मत हुई ना तो पीठ पीछे नहीं सामने आना, सामने एकदम। मैं बताती हूँ शेर क्या करता है जब सामने कोई आता है। कश्मीर में हिंदू सरपंच की हत्या को लेकर लोगों की चुप्पी पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा गृह मंत्री ने दिल्ली को हर मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले आज केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के करीब 5,32,000 मामले हो जाएंगे। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज के अपने आदेश को बदलने पर आज कहा कि उपराज्यपाल का हर आदेश माना जाएगा। सरकार का फोकस सिर्फ कोरोना से लड़ाई पर होगा। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार हो गई है। इस बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए। इनमें सारे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए एलईडी बोर्ड लगाकर कमरों और बिस्तरों की संख्या डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। देश में पहली बार कोरोना के इलाज से ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केस यानी संक्रमित मरीजों से ज्यादा हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,76,583 है। इनमें से 1,35,206 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 1,33,632 मरीजों का इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,985 मामले सामने आए हैं। कोरोना से देश में अब तक 7,745 लोगों की मौत हुई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में जल्द ही आईएएस और आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके लिए ऐसे अफसर पहली लिस्ट में हो सकते हैं जो सर्विस में आने से पहले डॉक्टर रह चुके हैं। लिस्ट में दूसरी केंद्रीय सेवाओं में काम कर रहे अफसरों, उनके रिश्तेदारों को भी जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्य कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट की सियासत करती है। कांग्रेस ने कहा कि गोवध के खिलाफ पहले से ही कानून था, सिर्फ उस कानून को कड़ा किया गया है। काऊ स्लॉटर के अगेंस्ट कानून पहले भी था, वो अवैध, कोई नहीं कर सकता था। अब उसको और कठोर किया जा रहा है। 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जुर्माना भी किया जा सकेगा। और ये सरकार का निर्णय है, अच्छी बात है। विपक्ष के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने कहा कि सरकार जनभावना के अनुसार काम कर रही है, इसलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है। यदि कोई भी गौ माता के खिलाफ संगीन अपराध करेगा तो उसे हम 10 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना और भी आगे बढ़ करके हम उसको बेनकाब करने के लिए पोस्टर भी लगाने का काम करेंगे।
चीन में अगर कोई सैनिक बनने से इनकार कर देता है तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको भारत और चीन के टकराव पर आज का अपडेट जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि आज दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख के चुशूल में मेजर जनरल स्तर की एक और बातचीत हुई है और यह पिछले कुछ दिनों में दूसरी बड़ी मीटिंग है भारत और चीन की सेनाओं के बीच। आपको याद होगा पिछले शुक्रवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी और इसके बाद कल अचानक यह खबर आ गई कि लद्दाख में टकराव वाली कई जगहों पर दोनों देशों के सैनिक अब पीछे हट गए हैं। यानी अब तक ये सैनिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों पक्षों का रवैया बहुत आक्रामक था, लेकिन अब दोनों देशों ने अपने अपने आक्रामक रवैये को थोड़ा नरम किया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लद्दाख के इस क्षेत्र से कुछ शुभ समाचार आ रहे हैं। इसे चीन पर भारत की सख्ती की जीत की तरह देखा गया है, क्योंकि चीन जब एक बार उग्र रवैया दिखा देता है तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि वो अपने स्टैंड से इतनी जल्दी पीछे हट जाए। लेकिन शायद चीन को भी अब यह समझ में आ गया है कि भारत से यानी आज के 2020 के भारत से टकराना आसान नहीं है और भारत को किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में अब और ज्यादा दिनों के लिए नहीं लिया जा सकता। आज मेजर जनरल स्तर की जो मीटिंग हुई है उसमें इस बात पर चर्चा की गई कि सीमा पर आमने सामने तैनात सैनिकों की वापसी की क्या प्रक्रिया हो। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में टकराव की जगहों से सैनिकों और भारी हथियारों को अप्रैल की स्थिति में ले जाने पर चर्चा हुई है। यानी जो स्थिति अप्रैल में थी, 2 महीना पहले जो स्थिति थी, उसी स्थिति को बहाल करने पर बातचीत हुई है। भारत पहले दिन से यही कह रहा है कि चीन के सैनिकों को टकराव से पहले की स्थिति में जाना होगा, क्योंकि चीन इस कोशिश में था कि अब वो जहां तक आ गया है वो जमीन अब उसकी हो चुकी और वो भारत को यह आश्वासन दे देगा कि हम जहां तक आ चुके ये जमीन तो हमारी हो गई, लेकिन हम अब और आगे नहीं जाएंगे और भारत इसी को अपनी जीत मान लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने अब चीन पर दबाव बना दिया है और सिर्फ कुछ किलोमीटर पीछे हटने से बात नहीं बनेगी। चीन को पूरी तरह से भारत के नियंत्रण वाली सीमा से बाहर जाना होगा। जैसा हम आपको बता रहे हैं, जो स्थिति अप्रैल में थी उसी स्थिति में वापस जाना होगा। आज की मीटिंग के बाद अब आने वाले दिनों में एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग होगी दोनों पक्षों के बीच। उधर चीन भी अब यह कह रहा है कि भारत से सीमा विवाद पर सकारात्मक सहमति बनी है। यानी जो चीन के तेवर हैं वो भी पिछले 2 दिनों में काफी नरम पड़े हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले तक चीन लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि हमने बड़ी संख्या में अपने सैनिक लद्दाख में भेज दिए हैं, अपने टैंक्स हमने भेज दिए हैं और हमने पूरी तैयारी वहां पर कर ली है। आपको याद होगा वो सारे वीडियोस चीन ने ही पोस्ट किए थे। लेकिन अब 2 दिन में ही चीन का रवैया बदल गया है और हम पिछले 1 हफ्ते से आपको लगातार चीन के बारे में अब नई नई जानकारियां दे रहे हैं। कल हमने चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में आपको बताया था और आपको यह बताया था कि अभी तक आपको जो बातें दिखाई गई हैं, सुनाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं चीन की सेना के बारे में, वो सारी बातें सच नहीं हैं। चीन की सेना इतनी शक्तिशाली भी नहीं है कि उस पर काबू ना पाया जा सके। और हमने आपको बताया था कि कैसे चीन की सेना 1979 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ी है और 1979 में भी जो उसने युद्ध लड़ा था वियतनाम के खिलाफ, उसमें भी वो हार गई थी। यानी ये आउट ऑफ प्रैक्टिस आर्मी है जो सिर्फ वीडियो बनाना जानती है, लड़ना नहीं। लेकिन यह सच्चाई हमारे ही देश के एक खास विचारधारा वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये लोग वही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग की टीम में हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं अभी तक। और आप जानते हैं चीन पाकिस्तान का बड़ा भाई है, पाकिस्तान का बॉस है, इसलिए ये सारे लोग असल में अब चीन की टीम में खेल रहे हैं। इसलिए अब भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो भारत के साथ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि चीन की सेना वहां से वापस जाए, और दूसरे वो जो आज भी चीन के बारे में ना तो कुछ कहने के लिए तैयार हैं, ना सुनने के लिए तैयार हैं। जब हम कहते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए, चीन को जवाब देना चाहिए, तो ये सारे लोग तुरंत चीन की तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। और इसी तरह से ये वो लोग हैं जो अपनी सेना से तो सबूत मांगते हैं, अपनी सरकार से भी सबूत मांगते हैं, और जब चीन की सेना वहां घुस आई उसका मजाक भी उड़ाते हैं भारत का उस बात को लेकर। लेकिन चीन के खिलाफ इनमें से किसी ने एक शब्द भी ना तो कहा और ना ही ये सुनना चाहते हैं, और उन बातों का ये मजाक उड़ाते हैं जो बातें
चीन की सेना का सच है। लेकिन आज हम चीन की सेना के बारे में ऐसे ही कुछ और सच आपको बताने वाले हैं, फिर चाहे इस टुकड़े टुकड़े गैंग को वो बातें पसंद आए या ना आए। लेकिन देश के बाकी लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि चीन की सच्चाई क्या है। चीन की सच्चाई यह है कि वहां आम नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है। वहां पर हर नागरिक के लिए 2 वर्ष की सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है और ये कानून है, वहां पर कानूनन अनिवार्य है। यानी चीन का कोई युवा चाहता हो या ना चाहता हो, उसे सेना में भर्ती होना ही पड़ता है अगर सरकार चाहे तो। चीन की सेना में करीब 35% युवा ऐसे हैं जिन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को जबरदस्ती सैनिक बनाया जाता है उन लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। जबरदस्ती सैनिक बनाने के लिए लाए गए ये युवा वहां की मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज में कई बार रोते हुए देखे गए हैं। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन युवाओं से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। इन्हें हम सैनिक ना कहकर चीन की सेना के बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, किसी भी सैनिक के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर अपने देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। लेकिन इन सैनिकों में वो राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं है। अब अगर आप इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेना में भर्ती होने को युवा अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। सेना की एक एक भर्ती के लिए हमारे यहाँ हजारों युवाओं की भीड़ लग जाती है। सैनिक बनकर देश की सेवा करना ये करोड़ों भारतीयों का सपना होता है और हमारे देश में, हमारे समाज में जो सैनिक परिवार होते हैं उन्हें एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन चीन में सेना में भर्ती होना सपना या सम्मान नहीं बल्कि एक तरह की सजा है। इसलिए सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि चीन की सेना में राष्ट्रभक्ति की बहुत कमी है। लेकिन जिन लोगों को जबरदस्ती सैनिक बनाया जाता है उन लोगों के पास चीन की सेना के चुंगल से बचकर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं होता। ये लोग सैन्य सेवा देने से इनकार भी नहीं कर सकते और अगर कोई सेना में भर्ती होने से इनकार कर देता है तो फिर इनके साथ क्या होता है, इन्हें किस किस तरह की सजाएं दी जाती हैं, ये सुनकर आप भी आज हैरान रह जाएंगे। 2020 में, आज के दौर में किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, ये आप शायद सोच भी नहीं सकते। अब हम आपको ज़ेंग माओ कॉन्ग नाम के एक चाइनीज युवा की कहानी बताते हैं। ये चीन के हेनान प्रांत का रहने वाला था और वहां पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, एक छात्र था। ज़ेंग चीन की सेना में भर्ती हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इसने चीन की सेना छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इस युवा ने सैन्य सेवाएं देने से मना किया, यानी सेना को छोड़ने का फैसला किया, इसके साथ चीन की सरकार ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई और इसी से यह पता चला कि अगर चीन का कोई नागरिक सैनिक बनने से इनकार करता है तो उसके साथ क्या सुलूक होता है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले वर्ष दिसंबर की बात है। ये वही वक्त था जब चीन वुहान में कोरोना वायरस के बारे में दुनिया भर से जानकारियां छुपाने में व्यस्त था। आप नोट कर लीजिए, चीन में सैन्य सेवा देने से मना करने पर चीन की सरकार 1 या 2 नहीं बल्कि 8 तरह की सजाएं आपको देती है। और ये कैसी कैसी सजा होती हैं अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को चीन में बदनाम लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाता है, यानी सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों की बदनामी की जाती है और सार्वजनिक रूप से इनका बहिष्कार होता है। एक ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें इनके नाम होते हैं। ऐसी लिस्ट में आने का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा और उसे कभी भी विदेश जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो अपने देश में कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वो फ्लाइट्स में नहीं बैठ सकता, वो लंबी दूरी की ट्रेन या फिर बस की यात्रा भी नहीं कर सकता, उसे बैंक से लोन नहीं मिल सकता और उसे इंश्योरेंस से संबंधित कोई सर्विस भी नहीं मिल सकती। ये सब प्रतिबंध 2 साल तक लागू रहते हैं। पहली सजा में ही इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अब हम आपको बाकी की सजा के बारे में बताते हैं। दूसरी सजा यह होती है कि सैन्य सेवा से इनकार करने वाले व्यक्ति को फिर से कोई सरकारी नौकरी कभी नहीं मिल सकती। यह प्रतिबंध 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन होता है, पूरे जीवन के लिए। जीवन भर वो व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी तो क्या टेम्परेरी तौर पर भी काम नहीं कर पाता। तीसरी सजा यह मिलती है कि उस व्यक्ति को जीवन भर फिर कभी सेना में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। उस पर एक तरह से सेना से रिजेक्ट होने का ठप्पा लग जाता है। ये उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए सामाजिक तौर पर भी जीवन भर की सजा होती है, क्योंकि
उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिसने सेना में शामिल होने से इनकार किया। एक तरीके से इन लोगों को देशद्रोही करार दे दिया जाता है। चौथी सजा यह मिलती है कि वो युवा दोबारा कभी अपने कॉलेज में नहीं जा सकता, फिर से पढ़ाई शुरू नहीं कर सकता। 2 साल के लिए उसके कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 5वीं सजा ये कि उस व्यक्ति को कहीं पर भी वो प्राथमिकता नहीं मिलती जो प्राथमिकता आमतौर पर चीन के सैनिकों को मिलती है। जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी, उसके लिए सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। 6ठी सजा यह है कि न सिर्फ उसे मिलिट्री ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च को वापस करना पड़ता है, बल्कि सेना छोड़ने पर एक जुर्माना भी देना पड़ता है। ये सब मिलाकर उसे करीब $8,000 यानी करीब 6 लाख रुपए सरकार को वापस देने होते हैं। 7वीं सजा ये कि कम से कम 2 साल तक वो व्यक्ति कोई व्यापार, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, यानी उसे हर तरफ से लाचार कर दिया जाता है। सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकता और अपना भी कोई काम, कोई व्यापार नहीं कर सकता। और 8वीं सजा यह है कि चीन में सार्वजनिक तौर पर ऐसे लोगों को अपमानित किया जाता है। चीन की सरकारी मीडिया और वहां की सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की जानकारी और उसे मिली सजा का प्रचार प्रसार कर दिया जाता है। इन सारी बातों को, उसके चेहरे को, उसके नाम को सार्वजनिक कर दिया जाता है और एक तरीके से उसका सार्वजनिक बहिष्कार शुरू हो जाता है। ये तब है अगर आप चीन की सेना में जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो लोग चीन की सेना में काम करते भी होंगे वो कितने डरे हुए होते होंगे, मानसिक रूप से कितने परेशान होते होंगे, और जो अपनी इच्छा से सेना में नहीं आया वो सेना में जज्बातों के साथ लड़ेगा कैसे। यानी एक बार चीन के किसी नागरिक ने वहां की सेना छोड़ने का फैसला कर लिया तो फिर उसके जीवन को एक तरह से नर्क बना दिया जाता है। और इसी तरह की सजा इसलिए दी जाती है ताकि कोई और नागरिक सैन्य सेवाएं देने से इनकार करने की हिम्मत वहां पर ना कर सके, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले आए जिसमें चीन के सैनिक इतनी कड़ी सजा को भी स्वीकार करने से हिचके नहीं और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी सेना को छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि किस तरह के हालात चीन की सेना में रहे होंगे कि कोई सैनिक सेना छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, जबकि वो ये जानता है कि अगर उसने सेना छोड़ी तो उसे दूसरी जगह कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और सार्वजनिक बहिष्कार का शिकार होगा। लेकिन जब आप किसी को जबरदस्ती सैनिक बनाते हैं तो फिर यही होता है। और इसीलिए बहुत सारे सैनिक चीन की सेना में मानसिक परेशानियों से भी संघर्ष कर रहे होते हैं। उन्हें लगातार काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, या ये समझ लीजिए कि उनको लगातार ब्रेन वॉश की जरूरत पड़ती है। इसलिए चीन के में अब एक बहुत बड़ा सेल बनाया गया है जो कि इन लोगों की काउंसलिंग करता है। हर यूनिट में काउंसलिंग के लिए अलग लोगों को रखा गया है। अब चीन की मजबूरी है कि उसे अपनी सेना के लिए सैनिक चाहिए, क्योंकि किसी भी सेना का काम सैनिकों के बिना चल नहीं सकता। लेकिन मुश्किल यह है कि उसके नागरिक सेना में जाना नहीं चाहते। इसलिए चीन की सरकार ने पिछले कुछ दशकों में नागरिकों को मजबूर करके सैनिक बनाने वाली सख्त नीतियां अपनाई हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही सभी छात्रों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। लेकिन इसी के दौरान कई ऐसी खबरें भी आई कि छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। इस ट्रेनिंग में कई छात्रों की मौत भी हो गई। चीन की मीडिया में इस पर चर्चा और बहस नहीं हो सकती, और जहां हुई भी है तो बहुत कम हुई है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा कोई बोल भी नहीं सकता। और आप तो ये जानते ही हैं कि चीन में बहुत वर्षों से 1 चाइल्ड पॉलिसी है। ये सब देखते हुए अब चीन ने उस पॉलिसी को भी बंद कर दिया है। पिछले 10-12 वर्षों में चीन की सरकार ने एक और काम किया। यहां पर हर राज्य में बड़े पैमाने पर रेड आर्मी प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में बचपन से ही कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है। उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो चीन के लिए भविष्य में सैनिक के तौर पर काम आएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा पर कभी भी सवाल नहीं उठाते हुए उसी को आगे बढ़ाएंगे। यानी शुरुआत से ही चीन की सरकार इनका ब्रेन वॉश कर देती है बचपन में ही। यह भी माना जाता है कि दुनिया में चीन ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर सेना देश के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी के लिए काम करती है। यानी चीन की सेना को हमें चीन की सेना नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेना कहना चाहिए, और वो उसी के इशारों पर काम करती है, उसी के इशारों पर अपने ही देश के लोगों का दमन करती है। चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में पूरी दुनिया को पता है। खुद चीन को भी इसका एहसास है और चीन को यह भी अंदाजा है कि भारत की सेना कितनी ताकतवर है। भले ही चीन अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो दिखाए, भले ही वो ये कहे कि चीन के सामने भारत टिक नहीं पाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये खुद चीन के रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं। चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने भारत की सेना की तारीफ की है। हमारे देश के लोगों को, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चीन के बड़े फैन हैं, उन्हें आज ये खबर बड़ी चुभेगी, क्योंकि
चीन के लोग ही भारत की सेना की तारीफ कर रहे हैं और इस चीन के रक्षा विशेषज्ञ ने यह माना है कि भारत की सेना पहाड़ों पर लड़ने के लिए सबसे बड़ी, सबसे अनुभवी और सबसे ताकतवर और घातक हथियारों से लैस सेना है। पहाड़ों पर लड़ने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना भारत की है, ऐसा इसका कहना है। चीन के इस रक्षा विशेषज्ञ का नाम है हुआंग गुओजी, जो मॉडर्न वेपनरी नाम की डिफेंस मैगजीन के संपादक हैं। इन्होंने चीन की मशहूर डिफेंस मैगजीन द पेपर में एक लेख लिखा है। इस लेख में इस रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि पहाड़ों पर लड़ने की जो क्षमता भारतीय सेना के पास है, वैसी क्षमता ना तो अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास और ना ही यूरोप के किसी और देश के पास। इन्होंने लिखा है कि भारत की माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे बड़ी है और इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इतने सैनिक दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इस लेख में सियाचिन ग्लेशियर की भी बात की गई है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। इसमें लिखा है कि 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के इस इलाके में भारत के 6 से 7,000 सैनिक तैनात हैं। इस रक्षा विशेषज्ञ ने यह भी लिखा है कि कैसे भारत ने अपनी इसी ताकत से पाकिस्तान को 1984 में सियाचिन में और 99 में कारगिल में हराया था। इस लेख में भारतीय सेना के हथियारों की भी बात की गई है और यह कहा गया है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में अमेरिका से जो नए हथियार खरीदे, उससे भारत की ताकत और भी बढ़ गई है। इसमें M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और शिनूक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स का जिक्र भी इसमें किया गया है। और अब आप याद कीजिए, पिछले हफ्ते से हम आपको लगातार ये कह रहे हैं कि लद्दाख जैसी टेरिटरी में, वहां के जैसे टेरेन में अगर भारत और चीन के बीच में कन्वेंशनल वॉर हुआ और छोटे थिएटर में, छोटी जगहों पर, जैसे कारगिल का वॉर था, उस तरह का वॉर हुआ, तो भारत की सेना चीन की सेना पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि भारतीय सेना बहुत ट्रेंड सेना है, वो जज्बातों से, राष्ट्रभक्ति से भरी हुई सेना है। वहां के सैनिक ज्यादा मजबूत हैं और चीन के सैनिक इनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो, अगर टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ी, मिसाइलों की मदद लेनी पड़ी या बात और आगे बढ़ गई, तब हो सकता है कि ये टक्कर थोड़ी अनइवन हो जाए। लेकिन अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ उस टेरिटरी में, तो भारत की सेना भारी पड़ेगी। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि चीन के किसी विशेषज्ञ ने भारत की सैनिक शक्ति की तारीफ की है। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसे अपनी तारीफ तो बहुत पसंद है, लेकिन दूसरों की तारीफ में वो बड़ी कंजूसी करता है। अगर चीन का कोई एक्सपर्ट भारत की ताकत को बता रहा है, तो इससे चीन का डर भी समझना चाहिए कि वो सीमा पर मनमानी नहीं कर सकता। लद्दाख सीमा पर जो टकराव जो कम हुआ है, उसे भी आप इसी नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि चीन ने सबसे पहले सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने की कोशिश की थी अपने सैनिकों को आगे भेजकर। लेकिन चीन भी ये जानता है कि उसके सैनिक, अगर लड़ाई की नौबत आ गई, तो उसके सैनिक वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे सैनिक सिर्फ वीडियो बनाने के विशेषज्ञ हैं। ये आज भी सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर भाग जाते हैं। चीन के रक्षा विशेषज्ञ भले ही भारतीय सेना की ताकत पहचान रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो देश का बुद्धिजीवी गैंग है, जो लिबरल गैंग है, जो चीन के फैन हैं, जो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं, उन्हें अपने ही देश पर ना तो अपनी सरकार पर भरोसा है, ना ही अपनी सेना पर भरोसा है। जब भी देश किसी बाहरी ताकत से लड़ता है, तो ये लोग देश का मनोबल हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि चीन ने अपना एजेंडा चलाने के लिए इस तरह के बहुत सारे लोगों पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी दुकान चीन से ही चलती है। अब वो बेचारे चीन की आलोचना कैसे करेंगे? तो आपने नोट किया होगा, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के समय में चीन का पूरा बचाव किया, जो लगातार ये कहते रहे कि चीन ने जानकारियां नहीं छुपाई हैं, जबकि हमारे जैसे जो लोग हैं ये कहते रहे कि चीन ने जानकारियां छुपाई हैं, दुनिया को धोखा दिया है। लेकिन हमारे ही देश का एक वर्ग ऐसा है जो चीन के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोरोना वायरस के समय की बात कर लो आप, या फिर इस समय की बात अगर आप कर लें जब सेना के बीच में आपस में टकराव है, या फिर चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात हो, ये सब हमेशा चीन का साथ देते हैं। इसलिए इन्हें पहचानिए।
चीन की कम्युनिस्ट सरकार के एक मुखपत्र चाइना डेली ने अमेरिकी मीडिया को पिछले 4 वर्षों में $19 मिलियन यानी करीब 144 करोड़ रुपए दिए हैं। यह रकम विज्ञापन और प्रिंटिंग के लिए दी गई है। इसमें अमेरिका के कई बड़े बड़े अखबारों का नाम है, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये वो अखबार हैं जिन्हें हमारे देश के बुद्धिजीवी पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं, और अगर इनमें से किसी का कोई लेख उसमें छप जाए तो पूरी दुनिया में ये बताते हैं कि अब आखिरकार ये बड़े पत्रकार बन गए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इन अखबारों में लेख लिखते हैं, यहां से पैसा कमाते हैं। इन तीनों अखबारों में चीन के चाइना डेली के जरिए अपने चाइना डेली के जरिए विज्ञापन छपवाता है, और इसके जरिए चीन अपने वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इसमें चीन के लिए अच्छी बातें की जाती हैं, उसकी छवि को चमकाया जाता है। ये सच्चाई है अमेरिका की मीडिया की, वो मीडिया जिसे आप बड़े सम्मान से देखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे देश के बारे में, हमारे देश की किसी खास चीज के बारे में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ अच्छा छप जाता है, द वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छप जाता है, तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि देखिए उन्होंने हमारे बारे में ये छापा है। उनकी सच्चाई भी आप जान लीजिए कि चीन से कितना पैसा लेते हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने जब चाइना डेली ने अमेरिका में अपने खर्चे का ब्यौरा दिया और ये दस्तावेज सामने आए, तो पता चला कि चीन ने अमेरिका के मीडिया में कितनी रकम, कितना पैसा लगा रखा है। यानी एक तरह से कहें तो चीन ने अमेरिकी पत्रकारों की कलम को अपने लिए खरीद रखा है। और यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह रकम चीन के सिर्फ एक मुखपत्र के जरिए और सिर्फ एक देश में लगाई गई है। चीन के ऐसे न जाने कितने मुखपत्र होंगे और सरकारी मीडिया संस्थान होंगे, और कितने ऐसे देश होंगे जहां के मीडिया को चीन ने अपने पैसे के जोर पर एक तरह से खरीद लिया है। और एक आइडिया हम आज यहां और देना चाहते हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भारत में कौन कौन से पत्रकार को, किस किस पब्लिकेशन को चीन की कंपनियों द्वारा, यानी चीन के इस तरह के मुखपत्रों द्वारा कितना पैसा बांटा गया है, कितने लोगों को चीन में बुलाया गया है, कितने लोगों की हवाई टिकट दी गई है, कितने लोगों को वहां मुफ्त में 10-15 दिन रखकर सैर करवाई गई है, कितने लोगों को फंड दिया गया है, कितने थिंक टैंक्स ऐसे हैं जहां पैसा चीन से आता है। इसकी अगर आप जांच करेंगे तो भारत में भी आपको यही सब देखने को मिलेगा। और वो सारे बुद्धिजीवी और पत्रकार जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं अखबारों में, उनकी पोल एक दिन में खुल जाएगी। पिछले वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे चीन की सरकार दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए सालाना 10,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करती है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में चीन के विज्ञापन छपते हैं। ट्रेनिंग और सेमिनार के नाम पर दुनिया भर के पत्रकारों को चीन अपने यहां बुलवाता है। यानी चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दुनिया भर के मीडिया हाउस और बड़े बड़े पत्रकारों को अपने वश में करके रखा हुआ है, और उसमें भारत के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और कौन लोग शामिल हो सकते हैं ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कल और आज हमने आपको चीन का सच दिखाया, तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग को यह बात बड़ी चुभ गई। और जब से ये खबरें हमने बतानी शुरू की हैं, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर और वैसे भी लगातार कुछ खास लोग ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ लिख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, चीन तो बहुत महान देश है। चीन की सेना के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में ये जानकारी आपको कहां से आई? हमारी जानकारियों को चुनौतियां दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम जो आपको बात बता रहे हैं ये सही नहीं है। जाहिर है उन्हें इस बात का पैसा मिलता है और उन्हें चीन को जवाब देना होता है, वो यही कहेंगे। लेकिन आज हम एक बार फिर ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जिसे देखकर इस गैंग को आज रात भी नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि यह विश्लेषण टुकड़े टुकड़े गैंग के उन वैचारिक पूर्वजों पर आधारित है, उन पर केंद्रित है जिन्होंने भारत के एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े कर दिए थे। इसलिए हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आज रात भी चैन से ना सो पाएं। तो आज की कहानी अब आप देखिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी, सो हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी फॉर आई इंटेंड टू राइट इट। यानी वो कह रहे थे कि इतिहास उन्हें अच्छे नजरिए से देखेगा क्योंकि उनका इरादा है कि वो खुद इतिहास लिखेंगे। तो चर्चिल को यह विश्वास था कि इतिहास वही लिखेंगे
और जब इतिहास वो लिखेंगे तो जाहिर है उस इतिहास में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी, उन्हें महान बनाया जाएगा, बताया जाएगा। और आप सब भी यही पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि विंस्टन चर्चिल दुनिया के एक बहुत महान नेता थे। विंस्टन चर्चिल ने ठीक ऐसा किया भी। उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जो उन्हें महान साबित करता है। लिबरल इतिहासकारों ने उनका अनुसरण किया और उन्हें युग पुरुष और नायक का दर्जा दे दिया। लेकिन चर्चिल की महानता एक झूठे इतिहास की बुनियाद पर खड़ी है और आज हम इसी बुनियाद को हिलाने का काम करेंगे। यह विश्लेषण आज से 77 वर्ष पहले यानी 1943 की एक घटना पर आधारित है। यह वो दौर था जब भारत पर ब्रिटेन का शासन था और हम गुलाम थे। इस बात पर याद रखिएगा आप, इस गुलाम शब्द को आप नोट कर लीजिए। भारत ब्रिटिश का गुलाम था और भारत में रहने वाले तमाम लोग अंग्रेजों के गुलाम कहे जाते थे। भारत एक गुलाम देश था। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में अपने मित्र देशों का नेतृत्व कर रहा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और भारत के वाइसरॉय उस वक्त थे विक्टर लिनलिथगो। विक्टर लिनलिथगो करीब 3 महीने से विंस्टन चर्चिल को आगाह कर रहे थे कि भारत में एक बड़ा अनाज संकट आने वाला है, अनाज की कमी होने वाली है और ब्रिटेन की सरकार को इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और भारत के हिस्से का अनाज दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों के लिए रवाना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और करीब 40 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। अब दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि 40 लाख लोग भारत के उस अकाल में मारे गए। इस दौरान जब विंस्टन चर्चिल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और वो ऐसा जवाब था जो आपको क्रोध से आज भर देगा। उन्होंने कहा, मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं। भारत के लोग जानवरों जैसे हैं और उनका धर्म भी जानवरों जैसा है। यह अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार से बच्चे पैदा करते हैं। ये ख्यालात थे चर्चिल के भारत के बारे में। और इसी दौरान उन्होंने ब्रिटेन के लोगों के लिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं और आटा, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 करोड़ किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां और करीब 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती और 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली। यानी जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे तब ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे और हाथ में महंगी शराब के ग्लास लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे बुद्धिजीवी शराब के ग्लास हाथ में लेकर किसी कॉकटेल पार्टी में, किसी कॉकटेल डिनर में, किसी 5 स्टार होटल के बार में बैठकर भारत की गरीबी पर, प्रवासी श्रमिकों पर चर्चा करते हैं। और वो भी तब जब उस समय पूरे ब्रिटेन की आबादी बंगाल की आबादी से कम थी। इन बातों का जिक्र चर्चिल सीक्रेट वॉर नामक एक पुस्तक में किया गया है जिसकी लेखिका हैं मधुश्री मुखर्जी। भारत के लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल को ब्रिटेन के सबसे महान नेताओं में से एक माना जाता है। उनकी तारीफ करने वाले कहते हैं कि उन्होंने पूरी मानवता को हिटलर जैसे तानाशाह के पंजे से आजाद कराया था। लेकिन 6 लाख यहूदियों की जान लेने वाले हिटलर और 40 लाख भारतीयों की जान लेने वाले विंस्टन चर्चिल में क्या कोई फर्क हो सकता है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक ने तानाशाही के नाम पर लोगों का खून बहाया और दूसरे ने लोकतंत्र की आड़ में लाखों लोगों की जान ले ली। चर्चिल ने यह अन्याय भारत के साथ ही नहीं किया बल्कि अफ्रीकी और दूसरे कई देशों के लोगों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। और यही वजह है कि जब अमेरिका का ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ब्रिटेन पहुंचा तो वहां कुछ लोगों ने विंस्टन चर्चिल का विरोध करना भी शुरू कर दिया और ब्रिटेन की संसद के बाहर लगी उनकी मूर्ति के नीचे लिख दिया कि विंस्टन चर्चिल नस्ल भेदी थे। ऐसा ब्रिटेन के लोगों ने वहां पर किया। उसमें लिखा कि वो रेसिस्ट थे। और ये तस्वीरें हम लंदन की ही दिखा रहे हैं आपको। इसी तरह
ब्रिटेन के ब्रिस्टल में भी एक व्यापारी की 125 साल पुरानी मूर्ति को कुछ प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ दिया और उसे पास की एक नदी में फेंक दिया। यह मूर्ति एडवर्ड कॉल्स्टन की थी, जो गुलामों का व्यापार करते थे। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में एडवर्ड कॉल्स्टन ने अफ्रीकी देशों से करीब 84,000 गुलामों को ब्रिटेन के अमीर लोगों को बेचा था और इनमें से करीब 20,000 गुलामों की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये उन्हीं की मूर्ति है। इसी दौरान लंदन में लगी एक और मूर्ति को भी हटा दिया गया है और ये मूर्ति रॉबर्ट मिल्गन की थी और वो भी एडवर्ड कॉल्स्टन की तरह गुलामों का व्यापार किया करते थे, गुलामों को बेचा करते थे, खरीदा करते थे। और इसी तरह ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी सेसिल रोड्स की मूर्ति हटाने की भी मांग शुरू हो गई है। सेसिल रोड्स उपनिवेशवादी थे। सेसिल रोड्स के नाम पर ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित द रोड्स स्कॉलरशिप दी जाती है और अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने रोड्स स्कॉलरशिप ली है, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं और बड़े गर्व से वो ये बात बताते हैं। हैरानी की बात यह है, हमारे ही देश के कई पत्रकार इस बात पर घमंड करते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं और इन्होंने रोड्स की दी हुई स्कॉलरशिप का भी फायदा उठाया है और ये अपने आप को रोड्स स्कॉलर कहकर पुकारते भी हैं। लेकिन चर्चिल का विरोध ये लोग नहीं करते, रोड्स का विरोध ये लोग नहीं करते और इनके विरोध में डिग्रियां वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या ये सारे लोग आज अपनी डिग्रियां वापस करेंगे? क्या ये सारे लोग आज ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए तो खड़े हो रहे हैं? हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी ये बात कह रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए भारत के लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। जितने दुनिया में जो रेसिस्ट लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन क्या इन लोगों में ये हिम्मत है कि वो चर्चिल के खिलाफ भी आवाज उठाएं? रोड्स स्कॉलरशिप जो इन्होंने लेकर यहां पर आए हैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं और ऐसे सभी संस्थानों के खिलाफ आवाज उठाएं जिनका जो पैसा है, जिनकी जो फंडिंग है, ऐसे तमाम उपनिवेशवादी लोगों के जरिए से आती है। इसी तरह सैकड़ों लोगों ने ब्रिटेन के श्रूसबरी इलाके में लगी एक मूर्ति को हटाने के लिए एक अभियान चलाया है। यह मूर्ति रॉबर्ट क्लाइव की है। आप में से जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे रॉबर्ट क्लाइव कौन है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे और उन्होंने क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक अपने पद पर रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए उन्होंने भारत के लोगों पर न सिर्फ बहुत सारे अत्याचार किए बल्कि कई तरह के टैक्स भी लगाए और किसानों को जबरदस्ती ऐसी फसलें उगाने के लिए कहा जिनसे कई वर्षों तक अकाल जैसी स्थितियां पैदा होती रही हमारे देश में। उस रॉबर्ट क्लाइव की मूर्ति भी हटाने की मांग इस समय लंदन में चल रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं चल रही, जो कि उनका गुलाम रहा है। जिस देश ने इन अंग्रेजों को भुगता इतने वर्षों तक, उस देश के बुद्धिजीवी आज भी इन लोगों को पूजते हैं और इन्हें अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 22% हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए तब तक यह हिस्सेदारी घटकर 22% से घटकर सिर्फ 4% रह गई थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत के हिस्से के करीब 3,400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए या हड़प लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि यह पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुरा लिया। यह ब्रिटेन की आज की अर्थव्यवस्था का करीब 17 गुना है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का दुगना है और चीन की अर्थव्यवस्था का करीब 3 गुना है। सोचिए भारत किस स्थिति में था जब अंग्रेज आए थे, जबकि आज भारत की अर्थव्यवस्था चीन से करीब 5 गुना कम है। यानी अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम किया, बल्कि लाखों लोगों की जान भी ले ली। देश को धर्म, जाति और रंग के आधार पर बांट दिया, गुलामों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया, राजा महाराजाओं को अपना गुलाम बना लिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार सबसे पहले इन्हीं अंग्रेजों ने खड़ी की थी और सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ इतने अत्याचार किए, क्या उन अंग्रेजों के नाम का कोई भी प्रतीक चिन्ह, कोई भी स्मारक, कोई भी इमारत, कोई भी म्यूजियम, कोई भी पार्क, कोई भी सड़क या कोई भी शहर इस देश में होना चाहिए? क्या जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो आपको ये अपनी धरोहर लगती हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये आपकी ऐतिहासिक धरोहर हैं या ये आपको अपनी गुलामी के बारे में याद दिलाती हैं?
ये आज इस देश को सोचना होगा, आप लोगों को सोचना होगा कि आपको क्या याद आता है। क्या ये सारे नाम गुलामी का प्रतीक नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्यों ना गुलामी के इन प्रतीक चिन्हों और मूर्तियों को, इन पार्कों को, इन म्यूजियम्स को भारत में जड़ से उखाड़ दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे लंदन में इनकी मूर्तियां उखाड़ी जा रही हैं। आज हम इसी सवाल के साथ अपने इस विश्लेषण को लेकर आए हैं आपके लिए। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पूरी दुनिया में कैसे नस्ल भेद का बीज बोने वालों के पापों का हिसाब इस समय किया जा रहा है। पूरी दुनिया में नस्ल भेद और गैर बराबरी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनके निशाने पर अब नस्ल भेद के प्रतीक भी आ चुके हैं। रंग भेद के प्रतीक रह चुके बड़े बड़े नामों की मूर्तियां और प्रतिमाएं गिराई जा रही हैं। लेकिन आखिर इससे हासिल क्या होगा? ये भी एक तरीका है अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का। और ये कोई नया तरीका नहीं है। कुछ उदाहरण ये भी हैं। वर्ष 2003 जब अमेरिकी सेना इराक में घुसी तो बगदाद में सद्दाम हुसैन की प्रतिमा को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया गया। जो इस बात का ऐलान था कि इराक में तानाशाही का अंत हो चुका है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान, वर्ष 2001। तालिबान ने बामियान बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद वहां आतंक की नई इबारत की शुरुआत हुई। ये तालिबानी सत्ता का शंखनाद था। यानी किसी मूर्ति का गिराया जाना सिर्फ क्रांति का प्रतीक नहीं होता, बल्कि नए इतिहास की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। और इस वक्त दुनिया में ऐसा ही इतिहास लिखा जा रहा है। रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद के हर प्रतीक के खिलाफ, नफरत और गुलामी के प्रतीक चिन्हों के खिलाफ, एक के बाद एक। फिर चाहे वो लंदन में गुलामों का व्यापार करने वाले व्यापारी रॉबर्ट मिलिगन की मूर्ति हो, चाहे विंस्टन चर्चिल की, या एक और गुलामों के व्यापारी एडवर्ड कोल्स्टोन की। जिसे प्रदर्शनकारियों ने पहले गिराया और फिर नदी में बहा दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब दुनिया ना तो नस्ल भेद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और ना ही नस्ल भेद के प्रतीकों को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए स्कॉलरशिप्स लेने वाले हमारे देश के बुद्धिजीवी, उनके यूनिवर्सिटीज में बाहर से पढ़कर आने वाले हमारे देश के बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे बुद्धिजीवी ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को भी अब वैसे ही प्रदर्शन भारत में करने चाहिए जैसे कि अमेरिका में अश्वेत लोग कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग अश्वेत लोगों का साथ दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं भारत में भी वैसे ही दंगे और वैसे ही तस्वीरें दिखाई दें। लेकिन आज इन सब लोगों से हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया और जिन लोगों के खिलाफ, चर्चिल जैसे लोगों के खिलाफ, रोड्स जैसे लोगों के खिलाफ, अगर लंदन में, उनके अपने देशों में लोग उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उन्हें रेसिस्ट कह रहे हैं, उन्हें ऐसे लोग बता रहे हैं जिन्होंने रंग भेद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने गुलामी को बढ़ावा दिया, तो क्या हमारे देश में इन लोगों के खिलाफ एक मुहिम नहीं चलनी चाहिए? इस पर आप आज विचार कीजिए। हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ऐसे तमाम लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो अंग्रेजों को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। ऐसे लोगों को हम ब्रिटेन के उन 5 पापों के बारे में बताएंगे जिसने भारत के करोड़ों लोगों को गरीबी, भूखमरी और नफरत की आग में हमेशा के लिए झोंक दिया।
जिसको कहा जाए, हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। So what have we created? We have created an average community. कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक
77 वर्ष पहले जिस समय बंगाल में 40 लाख लोग भूख से मर गए थे, उस समय विंस्टन चर्चिल जर्मनी के खिलाफ सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे थे। वो पूरी दुनिया से नाजीवाद को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इसी नाजीवाद का एक वर्जन उन्होंने भारत में लागू खुद से कर रखा था। 1989 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था 310 मेमोयर्स ऑफ अ बंगाल ICS। यह पुस्तक उस समय बंगाल में काम करने वाले एक भारतीय सरकारी अधिकारी अशोक मित्रा की आत्मकथा थी। इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा था, बंगाल की सड़कों पर मुझे जितने लोग मिले उनमें से आधे बदहवास, भूखे और असहाय थे। उन सब के चेहरों की त्वचा अंदर धंस चुकी थी, हड्डियां बाहर निकल आई थीं और इन लोगों के शरीर पर जो बाल थे वो किसी सुई की तरह हो गए थे, सख्त हो गए थे। अशोक मित्रा ने यह भी लिखा कि इसके बाद जो मौतें हुई उससे ज्यादा मुझे इन दृश्यों ने डरा दिया था। उनके मुताबिक भारत में बहुत कम उम्र में ही लोग मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन पोषण के अभाव में लोगों के शरीरों को इस तरह से घुलते देखना आसान काम नहीं है। इसी तरह लेखिका मधुश्री मुखर्जी अपनी पुस्तक में दावा करती हैं कि जब बंगाल में यह अकाल अपने चरम पर था तब करीब 7 करोड़ किलोग्राम चावल भारत से बाहर भेज दिया गया। ये सब तब हो रहा था जब अंग्रेज भारत जैसे देशों को गुलाम बनाना अपना नैतिक अधिकार समझते थे। अंग्रेजों ने इसे व्हाइट मैन्स बर्डन की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों का मानना था कि काले और दूसरे अश्वेत लोगों को सभ्य इंसान बनाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है और वो इस बोझ को अपने कंधों पर उठाते रहेंगे। और उनका यह कहना था कि वो भारत जैसे देशों में भारत के इन गुलाम लोगों को इंसान बनाने के लिए आए हैं। अब इस वाक्य का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन भारत में ही मौजूद कुछ लोग इस सोच को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन वाली सोच को। ये लोग भारत के गरीबों और मजदूरों का मजाक बनाते हैं और ये दावा करते हैं कि इन सताए हुए लोगों का उद्धार करना इन्हीं की जिम्मेदारी है और इसी की आड़ में ये अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। भारत में ऐसी दुकानें चलाने वाले 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग उन वामपंथियों का है जो चीन को अपना आदर्श मानते हैं और चीन के वामपंथी नेता इनके वैचारिक पूर्वज हैं। दूसरे वर्ग में वो लोग हैं जिनके वैचारिक पूर्वज अंग्रेज हैं। इन दोनों ही तरह के लोगों में जरा भी भारतीयता नहीं बची है। इनके डीएनए में देशभक्ति की थोड़ी सी भी मात्रा नहीं है। ये लोग आज भी मानसिक गुलामी का शिकार हैं और इसलिए ये लोग ब्लैक लाइव्स मैटर का तो समर्थन करते हैं, लेकिन अपने वैचारिक पूर्वजों का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में जो वामपंथी हैं और हमारे देश में जो अंग्रेजों से प्रभावित जो दूसरे लोग हैं जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, ये दोनों अक्सर हाथ मिलाकर चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा ये लोग या तो चीन की तरफदारी करते हैं या पश्चिमी सभ्यता की तरफदारी करते हैं, पश्चिमी देशों की तरफदारी करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वामपंथी चीनियों जैसा बनना चाहते हैं और ये जो दूसरा गैंग है ये लोग पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित हैं, पढ़ाई भी वहीं से करके आते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीयता इन दोनों में ही नहीं है और इसीलिए ये दोनों वर्ग एक साथ दिखाई देते हैं। उस समय ब्रिटेन चाहता तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अनाज मंगाकर भारत के लाखों लोगों को मरने से बचा सकता था, लेकिन चर्चिल ने ऐसा होने नहीं दिया। अनाज से भरे बड़े बड़े जहाज भारत का चक्कर काटकर दुनिया के दूसरे कोनों में जाते रहे, लेकिन ब्रिटेन ने इस अनाज का एक भी दाना भूख से मरते भारत के लोगों के पेट में जाने नहीं दिया। लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने न सिर्फ बंगाल के लोगों का नरसंहार किया, बल्कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी अंग्रेजों ने ऐसे कई पाप किए जिसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश में इन लोगों से कोई माफी मांगने के लिए कह भी रहा है? सवाल यह है। वर्ष 1943 में बंगाल में लाखों लोग तो ब्रिटेन की वजह से मरे ही। वर्ष 1947 में जब हम आजाद हुए, भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा भी अंग्रेजों की ही देन था। इस बंटवारे की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोग उस समय बेघर हुए थे और 20 लाख लोग मारे गए थे। इसका हिसाब कौन देगा? लेकिन बंटवारा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने आजादी मांगी, तब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसमें भी करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तब जनरल डायर के इशारों पर
सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी और 1000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपको जानकर आज ये गुस्सा आएगा कि इस नरसंहार के बावजूद जनरल डायर को ब्रिटेन में एक नायक का दर्जा दिया गया और ब्रिटेन के लोगों ने उनके समर्थन में उस समय करीब 25 लाख रुपए की रकम जमा करके जनरल डायर को धन्यवाद दिया था। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भी ब्रिटेन भारत को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा रहा। अमृतसर के हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी का उदाहरण है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार ने ही इंदिरा गांधी सरकार को गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने की सलाह दी थी। यह ऐसा ही है जैसे ब्रिटेन इटली को आज वेटिकन में अपनी सेना उतारने के लिए कह दे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत के सिख इंदिरा गांधी से नाराज हो गए थे और बाद में इंदिरा गांधी के ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनकी हत्या भी की थी। वर्ष 1857 की क्रांति को हिंसक तरीके से कुचलकर भी ब्रिटेन ने अपना असली चेहरा दिखाया था। कहा जाता है कि तब ब्रिटेन के एक युवा सैन्य अफसर ने चिल्लाकर कहा था कि हमें हर व्यक्ति को मार देने का आदेश दिया गया है और यह सरासर हत्या है। तो ये हत्याएं हुई थी। ये विडंबनाएं हैं कि जिन एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो खुद हथियारों के बहुत बड़े कारोबारी थे। उन्हें डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में हिंसा फैलाने के लिए आतंकवादी और सेनाएं भी करती हैं। आज उन्हीं एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए दुनिया भर के नेता होड़ उनमें लगी रहती है और लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा जिसने इन पुरस्कारों की शुरुआत की होगी। लेकिन दुनिया भर के लोग, साहित्यकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे नेता हों, सबकी एक ही तमन्ना रहती है, एक ही सपना रहता है कि एक बार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, बिना ये जाने कि ये असल में नोबेल था कौन। लेकिन आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो अंग्रेजी की भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन और अंग्रेजों की वंदना करता रहता है। दरबारी इतिहासकार भी इसी वर्ग का हिस्सा हैं और इन लोगों ने तथ्यों और इतिहास को इस तरह से बदल दिया जिससे ब्रिटेन पर लगे दाग हमेशा के लिए मिटाए जा सके। इन लोगों ने ब्रिटेन द्वारा शुरू किए गए रेलवे को भारत के लोगों के लिए तोहफा बताना शुरू किया। आपने ये अक्सर तर्क सुना होगा कि जो हमारे देश में रेल सेवाएं हैं ये ब्रिटिशर्स की देन है। यहां तक कहना शुरू कर दिया गया कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत कई हिस्सों में बंट चुका होता। सच यह है कि अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत 3 हिस्सों में बंट गया। एक आज का भारत है, जबकि बाकी 2 हिस्सों के नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश है। दरबारी इतिहासकार और पत्रकार ये तर्क भी देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का परिचय लोकतंत्र से कराया, जबकि सच ये है अंग्रेजों ने भारत की लोकतांत्रिक प्रथाओं को सिर्फ नष्ट करने का काम किया। भारत के जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए थे उनमें फूट डाल दी। अंग्रेज भारत के लोगों को अपने से कमतर मानते थे, अपना गुलाम मानते थे और चाहते थे कि इसी आधार पर भारत के लोग आपस में बट जाएं। उन्होंने भारत में रेल तो चलाई, लेकिन भारत के लोगों को कभी भी उस रेल में फर्स्ट क्लास में चलने का अनुभव नहीं दिया। लोकतंत्र सबके लिए बराबर होता है, लेकिन सच यह है कि ब्रिटिश राज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या कर देता था तो ज्यादातर मामलों में उसे 6 महीने की सजा होती थी अगर अंग्रेज भारतीय की हत्या कर दे तो, और 100 रुपए का जुर्माना होता था। लेकिन जब किसी भारतीय के हाथों किसी अंग्रेज का कत्ल हो जाए तो उसका फांसी के फंदे पर लटकना तय माना जाता था। अंग्रेजों ने लोकतंत्र के नाम पर ऐसे कानून बनाए जो आज भी भारत में भेदभाव का आधार बने हुए हैं। माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मकाले ने ही की थी और उन्होंने अंग्रेजी को भारत में कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया था। ब्रिटिश राज की तारीफ करने वाले कहते हैं अगर ब्रिटेन ने भारत को गुलाम न बनाया होता तो भारत के लोग अशिक्षित रह जाते और अंग्रेजी बोलने में कभी सक्षम नहीं होते। सच ये है कि लॉर्ड मकाले ने ही शुरुआत एक खास मकसद से की थी। उन्होंने अंग्रेजी हमें इसलिए नहीं पढ़ाई कि वो हमें शिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने इस विषय पर एक बार कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो हमारे और उन लोगों के बीच अनुवादक का काम करे जिन्हें हमने अपना गुलाम बनाया। यानी उन्हें ट्रांसलेटर्स चाहिए थे जो प्रशासन में उनकी मदद कर सके। ज्यादातर पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का इस्तेमाल अंग्रेज सिर्फ एक अनुवादक के तौर पर करना चाहते थे। अंग्रेजों के पक्ष में कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक उद्योग और रेलवे की शुरुआत की। सच यह है कि अंग्रेजों ने यह सब भारत के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद का खजाना भरने के लिए किया। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए की ताकि भारत में बने सामान को बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और उससे वो पैसा कमा सके। जिस रेलवे को अंग्रेजों का तोहफा कहा जाता है उसमें भारतीयों के लिए
थर्ड क्लास डिब्बे बनाए गए थे और इन डिब्बों में भारत के लोगों को लकड़ी की बेंच पर बैठकर भूखे प्यासे सैकड़ों हजारों मीलों का सफर तय करना होता था, जबकि अंग्रेज फर्स्ट क्लास में आरामदायक यात्रा किया करते थे, जो भारतीयों को अलाउड नहीं था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों का दमन किया और भारत को दिवालिया कर दिया, उन अंग्रेजों से जुड़े प्रतीक चिन्हों को हेरिटेज नहीं बल्कि हेट यानी नफरत का प्रतीक माना जाना चाहिए। और अब हम इस खबर पर हमारे दृष्टिकोण की बात करेंगे। दृष्टिकोण की शुरुआत हमने कल की थी और इसके तहत हम आपको ऐसी खबरों पर अपना नजरिया बताते हैं। भारत में आज भी सड़कों, म्यूजियम्स, पार्क्स, मेमोरियल्स और कई इलाकों, यहां तक कि शहरों के नाम भी अंग्रेजों के नाम पर हैं। उदाहरण के तौर पर डलहौजी का नाम अंग्रेजों के नाम पर है, लेकिन अभी तक चल रहा है। यहां तक कि सेना में जो रैंक्स दी जाती हैं उनके नाम भी अंग्रेजों ने ही रखे थे। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है डलहौजी। इसका नाम 1838 से 1849 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डलहौजी भले ही खूबसूरत जगह हो, लेकिन लॉर्ड डलहौजी भारत से नफरत करते थे और उनका मानना था कि भारत को कभी विकसित नहीं होना चाहिए। इसी तरह उत्तराखंड में एक मशहूर पर्यटन स्थल है जिसका नाम है लैंसडाउन। इस जगह को यह नाम भारत के वाइसरॉय रह चुके लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर मिला है। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में एक कोरोनेशन पार्क है जिसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को समर्पित किया गया था। यही किंग जॉर्ज पंचम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी अंग्रेजों की सोच की याद दिलाता है, जिसे आज हम लटियंस डेली कहते हैं। वो भी अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए बसाई थी। इसी तरह कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल भी ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मशहूर एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का नाम भी ब्रिटेन के महाराजा एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। भारत में न जाने कितनी सड़कें, स्मारकों और इमारतों के नाम उन अंग्रेजों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने भारत को सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा। लेकिन अब गुलामी से जुड़े इन प्रतीक चिन्हों को हटाने का समय आ चुका है और इन क्रूर शासकों की वो तमाम मूर्तियां हटा देनी चाहिए जो भारत के करोड़ों लोगों के शोषण की कहानी कहती हैं। मशहूर प्रोडक्शन हाउस HBO ने अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से एक विवादास्पद फिल्म को हटा लिया है और इस मशहूर फिल्म का नाम है गॉन विद द विंड। वर्ष 1939 में आई इस फिल्म पर नस्लवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इसी तरह अमेरिका की मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश से रेसिज्म यानी रंग भेद और नस्ल भेद की वर्तमान परिभाषा को हटा दिया है और कहा है कि जल्द ही इसे उस नई परिभाषा से बदला जाएगा जो ये बताती है कि नस्लवाद कैसे दमन का कारण रहा है। अमेरिका के वर्जीनिया में लगी क्रिस्टोफर कोलंबस की एक एक मूर्ति को भी गिरा दिया गया है, क्योंकि कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी और इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की। इनमें ब्रिटेन भी शामिल था। अमेरिका भी अब अपने उन सैन्य ठिकानों के नाम बदलने वाला है जिनके नाम सेना के उन अधिकारियों पर रखे गए थे जिन पर बेगुनाहों का खून बहाने का आरोप है। फिलहाल इस डिक्शनरी में नस्लवाद की जो परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक नस्लवाद का अर्थ वो विश्वास है जिसके मुताबिक जाति की विशेषताओं के आधार पर उनमें अंतर किया जाता है। इसलिए आज इस पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि भारत को भी रंग भेद, नस्ल भेद और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को अब बदल देना चाहिए। जिन लोगों ने वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, जो लोग भारत के दमन और शोषण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में कोई सुविधाजनक जगह नहीं मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने की योजना बनाई और जिन लोगों ने भारत के लोगों को अपने से कमतर माना, गुलाम माना, उन्हें हर प्रकार की स्मृति से मिटा देना ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। और जिन दरबारी इतिहासकारों, लेखक और पत्रकारों ने अपने हित साधने के लिए शोषण करने वालों को भारत का भाग्य विधाता बताने की कोशिश की, उन्हें भी इसकी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करके उनका असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए। ये लोकतंत्र है। हम ये तो नहीं कहते कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर देनी चाहिए जैसा कि आजकल कुछ पत्रकारों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र में अगर आप उनका बहिष्कार भी करेंगे, उन्हें पढ़ना छोड़ देंगे, उन्हें देखना छोड़ देंगे, ये भी उनके लिए एक सजा जैसा ही होगा। अंग्रेजों पर रिसर्च के दौरान हमें एक और दिलचस्प जानकारी आज मिली और यह जानकारी महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल के रिश्तों की असलियत बताती है। विंस्टन चर्चिल की नस्ल भेदी सोच का सामना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी करना पड़ा। वर्ष 1931 की लंदन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन की मुलाकात चर्चिल को बहुत चुभ गई थी।
विंस्टन चर्चिल ने उस दौरान महात्मा गांधी को राजद्रोही कहा था। चर्चिल को एक अर्धनग्न भारतीय का वाइस रॉय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के स्तर पर आकर बात करना बहुत बुरा लगा था, घृणास्पद लगा था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि अश्वेत व्यक्ति को इतना सम्मान दिए जाने से भारत पर राज करने वाले श्वेत नस्ल के लोगों को परेशानी हो सकती है। महात्मा गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इसका भी विंस्टन चर्चिल ने बहुत विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लिया है, ऐसे में उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए। केवल यही नहीं, 1942 में जब चर्चिल को पता चला कि महात्मा गांधी अनशन पर जाने वाले हैं तो उनकी कैबिनेट ने तय कर लिया कि इस बार गांधी जी को अनशन से मरने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी इस बार जब वो अनशन करेंगे तो उन्हें मरने दिया जाए। हालांकि उन्हें यह पता था कि वाइसराय काउंसिल के कुछ भारतीय सदस्य इस बात पर इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन विंस्टन चर्चिल का कहना था कि कुछ काले लोग इस्तीफा दे भी दें, यानी अश्वेत लोग इस्तीफा दे भी दें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चिल का कहना था कि ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है और अगर गांधी वास्तव में मर भी जाते हैं तो अंग्रेजी साम्राज्य का एक दुश्मन कम हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनशन पर विंस्टन चर्चिल ने तब के वाइसरॉय लिनलिथगाउ को पत्र लिखकर यह पूछा था कि कहीं गांधी जी अनशन के दौरान ग्लूकोज तो नहीं ले रहे। चर्चिल ने इसकी जांच की मांग भी की थी और जांच हुई तो सारे आरोप गलत पाए गए। चर्चिल एक अश्वेत भारतीय की प्रसिद्धि से इतना चिढ़ते थे कि उसने बंगाल अकाल के दौरान भारत को अनाज भेजे जाने की चिट्ठी पर गुस्से में पूछा था कि महात्मा गांधी अब तक मरे क्यों नहीं। अश्वेतों के देश भारत और वहां से उखड़ चुकी अंग्रेजों की हुकूमत पर एक बार चर्चिल ने कहा था कि इसमें एक ही अच्छी बात रही है और वो ये कि भारत की आजादी के दौरान वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे। और चर्चिल की चिढ़ की वजह से महात्मा गांधी के विचार नहीं थे, उनके जो चिढ़ की वजह है उसकी वजह महात्मा गांधी के विचार नहीं थे, बल्कि उनकी भारतीय नस्ल थी। चर्चिल नस्ल भेदी विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि श्वेत लोग ही दुनिया पर शासन करने के लिए बने हैं और यही वजह है कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता से उन्हें बड़ी परेशानी हुआ करती थी। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर ब्रिटेन के लोग चर्चिल की मूर्तियां उखाड़ कर फेंक रहे हैं, बाकी और लोगों की मूर्तियां उखाड़ कर फेंक रहे हैं जिन्हें वो समझते हैं कि ये नस्ल भेदी लोग थे, नस्लवादी लोग थे, तो भारत में भी अब वो मुहिम शुरू हो जानी चाहिए और आप लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक अच्छी और एक बुरी खबर आपको बताएंगे। अच्छी खबर यह है कि देश में पहली बार कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 2,77,000 से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 9,500 से ज्यादा मामले आए और 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब तक भारत में 7,745 लोग मर चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के 1,35,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,33,000 से ज्यादा है। यानी जितने मरीज इस वक्त इलाज करवा रहे हैं उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं। अब बुरी खबर यह है कि मुंबई में कोरोना को लेकर हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। वहां अब संक्रमण के मामले चीन के उस वुहान शहर से भी ज्यादा हो चुके हैं जहां से यह वायरस दुनिया भर में फैला था। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 51,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि वुहान में संक्रमण के कुल 50,340 मामले थे। मुंबई में 1 अप्रैल तक कोरोना के सिर्फ 198 केस थे, लेकिन 30 अप्रैल को यह संख्या 6,644 हुई। 15 मई को 16,000 के पार हो गए और अगले 16 दिन में यह संख्या दुगनी होकर करीब 37,000 हो गई और 9 जून को मुंबई ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई में संक्रमण के मामले कितनी तेजी से बढ़े हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह मुंबई अब भारत का वुहान बन चुकी है। हालांकि वुहान में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 50,340 मामले थे, लेकिन इसे लेकर भी शक है क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस के मामले में हमेशा झूठ बोला और पूरी दुनिया को गुमराह किया है और मरने वालों की असली संख्या कभी बताई नहीं। इसलिए चीन पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। इस बीच मुंबई के लिए अच्छी खबर यह है,
उस जगह से आई है जो कुछ दिन पहले तक कोरोना का गढ़ बना हुआ था। एशिया के सबसे बड़े स्लम इलाकों में शामिल धारावी में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत बड़ा सुधार आया है, जहां 1 जून से लेकर अब तक कोरोना के नए मामलों में अब गिरावट आई है। खास बात यह है कि 30 मई के बाद से इस इलाके में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। धारावी में पहला केस 1 अप्रैल को आया था। वहां अब तक 1932 लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि 71 लोगों की मौत हुई है। धारावी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाए जाने की खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धारावी की बस्ती लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें करीब 15 लाख लोग रहते हैं। जाहिर है वहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। प्रशासन ने इस चुनौती के तौर पर लिया इसे, और धारावी में सिर्फ 2 महीने के भीतर 7 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत में रविवार आधिकारिक तौर पर साप्ताहिक अवकाश का दिन कब बना था। आप रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो
टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती, और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे, और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती,
और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती है। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। So what have we created? We have created an average community. कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे,
कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहां काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है? आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए। कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़े।
अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 2003 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रोबोटिक रोवर स्पिरिट को मंगल ग्रह के लिए रवाना किया था। स्पिरिट मंगल ग्रह के लिए नासा के रोवर मिशन के 2 रोवर्स में से एक था। रोवर एक स्पेस रोबोट होता है जो किसी ग्रह या उपग्रह पर उतरकर उसके बारे में जानकारियां जुटाता है। स्पिरिट मंगल ग्रह पर 2004 से 2010 तक सक्रिय रहा। इस दौरान स्पिरिट ने मंगल ग्रह की करीब 1,27,000 तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी थी। खास बात यह है कि इस रोवर का नाम रखने के लिए नासा ने एक ऐसे कंपटीशन आयोजित किया था और इस निबंध प्रतियोगिता की विजेता रशियन मूल की एक अमेरिकी छात्रा थी जिनका नाम है सोफी कॉलिस। सोफी ने ही इस रोवर को स्पिरिट का नाम दिया था। वर्ष 1829 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीच दुनिया की पहली आधिकारिक बोट रेस हुई थी। ये रेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जीती थी। लंदन की टेम्स नदी पर होने वाली ये रेस 6.8 किलोमीटर लंबी होती है। वर्ष 1856 से दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच ये रेस हर वर्ष होने लगी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से इस रेस का आयोजन भी नहीं हो पाया और इससे पहले सिर्फ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये रेस आयोजित नहीं हो पाई। वर्ष 1890 में 10 जून को ही संडे यानी रविवार को भारत में साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली ऑफ घोषित किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मिल मजदूरों को हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता था। मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाले मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली ऑफ देने के लिए 7 वर्षों तक संघर्ष किया और इसके बाद मजदूरों को रविवार यानी संडे की छुट्टी मिलनी शुरू हुई। दुनिया में इस दिन छुट्टी की शुरुआत वर्ष 1843 में इसलिए हुई थी क्योंकि ये ईसाइयों के लिए चर्च जाकर प्रार्थना करने का दिन होता था। वर्ष 1986 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। उस समय कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर यह इतिहास रचा था। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉर्ड्स ही क्रिकेट का पहला औपचारिक मैदान है। इसका निर्माण 206 वर्ष पहले वर्ष 1814 में हुआ था, इसलिए इसे क्रिकेट का घर और क्रिकेट का मक्का माना जाता है। इस मैदान पर टेस्ट मैच जीतना काफी ऐतिहासिक माना जाता है और द जीनियस के नाम से मशहूर अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर रे चार्ल्स रॉबिन्सन का वर्ष 2004 में आज ही के दिन निधन हुआ था। रे चार्ल्स ने वर्ष 1950 के दशक में सोल म्यूजिक नाम की नई संगीत शैली की शुरुआत की थी। सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में रे चार्ल्स की आंखों की रोशनी चली गई थी और संगीत में अपने योगदान के लिए रे चार्ल्स को 17 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी संस्कृति पर हमेशा गर्व कीजिए। विदेशी विचारधारा के गुलाम मत बनिए। नमस्कार।